आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। आज हम बात करेंगे कर्णवेद संस्कार के बारे में। अभी तक आप लोगों ने देखा, जन्म के बाद जो बचपन के संस्कार कहे जाते हैं, हमने जात कर्म किया, उसके बाद हमने नामकरण भी कर लिया, नामकरण के बाद निष्क्रमण भी कर लिया, बच्चे को बाहर भी ले आए और अन्नप्राशन भी कर लिया। बच्चा अब कुछ अन्न ग्रहण करने लगा है, कुछ जल पीने लगा है माँ के दूध के अलावा। तो आज हम जो संस्कार की बात करने जा रहे हैं वो है कर्णवेद। कर्णवेद मतलब कान छेदना, आम भाषा में जिसको कहते हैं कान छिदवा दो बच्चे बच्ची के, कर्णवेद संस्कार। इसको क्यों करते हैं? इसकी धार्मिक भी महत्ता है, वैज्ञानिक भी महत्ता है और लौकिक तो आप लोग जानते ही हैं। धार्मिक क्या है वो मैं बता देता हूँ। शास्त्र का ऐसा मत है कि कान में छेद करने से सूर्य की किरणें जब इससे गुजरती हैं तो जातक को यानी बच्चा बच्ची को पवित्र बनाती हैं। कहने का मतलब है कि उसके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, या वेद की भाषा में कहें तो सात्विक गुणों की वृद्धि करती हैं। और जब पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी तो उसका प्रभाव तो आपके चेहरे पर, वाणी में, कर्म में, सब में दिखेगा। तो शरीर ओजस्वी होता है, व्यक्तित्व ओजस्वी होता है, सात्विक प्रवृत्ति होती है। इसीलिए इसमें यह भी कहा गया है कि इसको सूर्य के सम्मुख यानी दिन में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ड्यूटी से आए और बच्चे को लेकर रात को पहुंच गए कर्णवेद करवाने, ये अनुचित है। इसको दिन में करिए। शास्त्र का यह भी कहना है कि बिना कर्णवेद के लड़का हो या लड़की, अगर लड़का है, पुरुष लिंग है, तो बिना कर्णवेद के उसको पुरुषत्व, पूर्ण पुरुषत्व की प्राप्ति नहीं होती, और लड़की को पूर्ण स्त्रीत्व की प्राप्ति नहीं होती। और हाँ, बेटे को ये भी कहा गया है कि जिस बालक का, जिस पुत्र का कर्णवेद संस्कार नहीं हुआ, वो आगे चल करके अपने जीवन में अपने माता पिता, पूर्वज आदि का श्राद्ध का अधिकारी नहीं होगा, ऐसा भी कहा गया है। ये तो हुई धार्मिक मान्यता। अब हम आपको कुछ वैज्ञानिक मान्यता बता देते। वैज्ञानिक तर्क इसमें यह है, वैज्ञानिक लोग भी, विज्ञान भी, चिकित्सा विज्ञान भी इससे थोड़ा इत्तेफाक रखता है कि कर्णवेद करने से हमारे शरीर में जो आंतें हैं, आंतों के जो रोग होते हैं उससे रक्षा करने की प्रणाली शरीर के अंदर विकसित होती है। यानी अगर आज की भाषा में कहें तो इम्यून सिस्टम एक ऐसा जनरेट होता है जो इंटेस्टाइन के रोग को रोकने में मदद करता है। तो ये बेटा बेटी दोनों के लिए कामयाब है। पुत्र के लिए यानी लड़के के लिए, जैसा कि किसी किसी को हाइड्रोसेल की बीमारी हो जाती है, अंडकोश बड़े हो जाते हैं, जल भर जाता है, इत्यादि इत्यादि, उसको रोकने में भी कर्णवेद संस्कार कहीं न कहीं से सहायक है। इस रोग को होने से रोकने में ये मदद करता है। और लौकिक आभूषण पहनना, शरीर को सजाना संवारना, ये हमारे धर्म में भी है, समाज में भी है और होना भी चाहिए। तो लौकिक मान्यता के अनुसार खासकर पुत्रियों को जेवर इत्यादि, आभूषण इत्यादि अगर धारण करना है तो कर्णवेद, नासिका वेद, ये तो करना ही पड़ेगा। अब अगर इसमें मुहूर्तों की बात करें कि इसको कब करना चाहिए, तो इसमें आपके पास बहुत ऑप्शन, बहुत, बस आप करने वाले बनिए, समय की कमी नहीं हो। बच्चे के जन्म से 6वें, 10वें, 12वें दिन या 6वें, 8वें, 12वें महीने में, यानी यदि आप इसको 1 बरस से पहले करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। 6वें दिन कर दीजिए। 6वें दिन क्या होता है? छठी पूजन, उस दिन भी कर सकते हैं कर्णवेद। 10वें दिन कर सकते हैं। 12वें दिन आपने क्या किया था? नामकरण, उस दिन भी इस काम को कर सकते थे। चलो नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा होने दो, तो 6वें महीने में, 8वें महीने में, 12वें महीने में कर लीजिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी भी है मौका। आप अगर 1 वर्ष बीत गया तो फिर आपको विषम वर्ष का ध्यान रखना पड़ेगा। सम वर्षों में ये संस्कार मना है, तो फिर आपको तीसरे वर्ष में, जब बच्चे को तीसरा वर्ष लग जाए
और या फिर 5वां वर्ष लग जाए। पूर्ण होने से पहले, यानी 2 पूरा कर लिया, 3 पूरा होने से पहले कर दीजिए, 4 पूरा करके 5वें में चलने लगा, 5 पूरा होने से पहले कर दीजिए। तो इन 2 वर्षों में आप कभी भी कर्णवेद कर सकते हैं। नक्षत्रों की बात करते हैं। नक्षत्रों में वही, अब तो आपको भी काफी नक्षत्र याद हो गए होंगे, जहां तक मुझे लगता है बताते बताते मेरे। ध्यान से सुनिए, आपको भी बहुत कुछ याद हो जाएगा और बहुत कुछ इसमें आपको समझ में आ जाएगी। खुद पतरा देख के निर्णय ले लेंगे। मृदु मैत्र नक्षत्र, मृदु भी और मित्र भी, मृगशिरा, अनुराधा, रेवती, चित्रा, 4 हो गए। क्षिप्र लघु, हस्त, अश्वनी, पुष, अभिजित। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र है, धनिष्ठा है, पुनर्वसु है। किसी एक को भी ले लीजिए, सारे ग्रह हैं। वार में शुभवार, एक बार मैं आपका ध्यान फिर से आकृष्ट कर दूं। जब मैं शुभवार बोलूं, दिन बताऊं या न बताऊं, आप समझ जाना। शुभवार 4 हैं निर्विवाद रूप से, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। चंद्रबल, इसके बारे में बता चुका हूं। जिस दिन आप इसको करें उस दिन बच्चे को चंद्रबल होना चाहिए, यानी बच्चे की जन्म राशि जो है चंद्र राशि, उससे जिस दिन आप इस संस्कार को करें, चंद्रमा 4, 8वें, 12वें भाव में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब पूछोगे पंडित जी तिथि का भी कुछ वर्णन कर दीजिए। सब आप सुन चुके हैं और आधा याद कर चुके हैं। तिथि में रिक्ता, एक दिन फार्मूला बताया था, 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये रिक्त ब्लैंक डेट है। रिक्त, इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। नवमी में दुर्गा जी का हवन प्रशस्त माना गया है, बाकी इसको छोड़ ही देते हैं। तो चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और भैया अमावस्या, इनको छोड़ दीजिए। बाकी जितनी तिथियां हैं किसी को भी आप पकड़ सकते हैं और अपना एक कर्णवेद संस्कार कर सकते हैं। कुछ चीजें और हैं त्याज्य। अब आप कहेंगे कुछ सावधानी भी रखने की जरूरत है। हाँ, तारा अस्त नहीं होना चाहिए, ये मैंने अभी तक नहीं बताया था। तारा अस्त, कभी कभी यजमान लोग पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी कर्णवेद करना है, ये करना है, तो पंडित जी कहते हैं यजमान अभी तारा डूबा हुआ है, रुक जाइए। तारा अस्त का मतलब होता है 2 ग्रह, गुरु महाराज और शुक्र महाराज। जब ये दोनों लोग अस्त होते हैं या इनमें से कोई एक भी अस्त होता है, तो उस अवधि को हम तारा अस्त या तारा डूबा हुआ समय कहते हैं। तो पता चला है आपने जन्म वर्ष भी पकड़ लिया, महीना भी पकड़ लिया और तिथि भी पकड़ ली, नक्षत्र भी पकड़ ली, लेकिन हुआ क्या? गुरु और शुक्र में से कोई एक अस्त है, कभी कभी दोनों ही अस्त हैं। क्षमा करें, फिर कर्णवेद नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मल मास, जिसको अधिमास या कहीं कहीं पुरुषोत्तम मास, हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में इसको लोकल जो हमारे निवासी भाई लोग हैं वो लोन का महीना भी कह देते हैं। तो मलमास, पुरुषोत्तम मास, अधिमास, इसमें भी ये संस्कार नहीं होता। और खर मास, खर मास जानते होंगे आप लोग, चलिए मैं थोड़ा बता भी देता हूँ। खर मास किसे कहते हैं? इसकी सीधी सी परिभाषा है कि जब सूर्य देवता देवगुरु बृहस्पति की राशि में चल रहे हों तो वह अवधि खर मास कहलाती है। तो आप लोग जानते हैं गुरु महाराज के पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन। तो साल में 2 बार खरमास भी लगता है, क्योंकि जब 2 राशि गुरु की है तो सूर्य साल में 2 बार तो उसमें गुजरेंगे ना, तो इसीलिए 2 बार खरमास भी लगता है। कब? ये लगता है दिसंबर में। सौर पद्धति के अनुसार 13, 14, 15 इनमें से किसी एक तारीख में, दिसंबर के महीने में 13, 14, 15 दिसंबर में से किसी भी एक तारीख को सूर्य भगवान धनु राशि में प्रवेश कर जाते हैं और खरमास शुरू, क्योंकि धनु गुरु की राशि है। 30 दिन सूर्य देवता एक राशि में रहते हैं। तो यही चलते हुए दिसंबर महीना बीत जाता है। जनवरी में 13, 14, 15 में से एक दिन धनु से निकल के मकर में आते हैं, तो आप मकर संक्रांति मनाते हैं और कहते हैं खरमास खत्म हो गया। तो एक खरमास तो ये हुआ, मतलब याद कर लीजिए कि 13, 14, 15 दिसंबर में से किसी एक तारीख से लेकर के 13, 14, 15 जनवरी के बीच में ये संस्कार नहीं होगा, क्योंकि ये खरमास की अवधि होगी। उसके बाद दूसरा खरमास कब लगेगा? जब सूर्य भगवान आपको 13, 14, 15 मार्च में से किसी एक तारीख को
देवगुरु बृहस्पति की जो दूसरी राशि है मीन राशि, उसमें पहुंच जाएंगे और 13, 14, 15 अप्रैल को उससे बाहर आएंगे। तो ये अवधि दूसरा खरमास कहलाती है। कुछ लोग कहते हैं अरे चैत वाला खरमास लग गया, तो 2 बार खरमास लगता है। तो सीधा मोटा हिसाब समझिए कि आधे दिसंबर से आधी जनवरी, आधा मार्च से आधा अप्रैल, सीधा देसी भाषा, गांव की भाषा, ये खरमास होता है। इसमें कर्णवेद नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो है तिथि 6, कभी पंडित जी बताते हैं ना अरे चतुर्थी 6 है, तो कोई तिथि आपके काम की है, आप लेना चाहते हैं, लेकिन वो 6 हो रही, तो उस दिन भी कर्णवेद आप न करिए। अशुभ योगों को छोड़ दीजिए, भद्रा को छोड़ दीजिए, अशुभ वार रवि, मंगल, शनिचर छोड़ के सारे वार आपके लिए शुभ में ले सकते हैं, ये मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार आप मुहूर्त को ले सकते हैं। और लेने के बाद अगर लड़का है आपके पास पुत्र संतान है और कर्णवेद करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले दक्षिण कर्ण, दाएं कान को छेदना चाहिए। वहीं अगर पुत्री है तो वाम कर्ण, सबसे पहले बाएं कान को छेदना चाहिए। तो इस तरह से आप कर्णवेद संस्कार को कर सकते हैं। और जो तीनों मान्यताएं हैं, तो तीनों के शुभ फल भी हैं। धर्म का भी फल है, विज्ञान का भी शुभ फल है, और लोकाचार्य समाज का भी शुभ फल है। तीनों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। हम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से कर्णवेद संस्कार के बारे में बताया। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें ईमेल करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।